सुरक्षा की नई पहल। 3 सुन्नी देश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच 7 अगस्त को मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौता हुआ। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और निवारक क्षमता डिटरेंस को मजबूत करना है। समझौते के मुख्य बिंदु हैं: तीनों सहयोगी देशों में से किसी भी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। तीनों देश अपनी संयुक्त सुरक्षा क्षमता और डिटरेंस को मजबूत करेंगे ताकि संभावित हमले को पहले ही हतोत्साहित किया जा सके। तीनों देशों के बीच रक्षा और विदेश नीति के स्तर पर नियमित कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए सऊदी अरब में सचिवालय स्थापित किया जाएगा। यह समझौता केवल इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, भविष्य में अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मिस्र को संभावित भविष्य के सदस्य के रूप में भी उल्लेख किया है। समझौते का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आक्रामकता के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है। तीनों देशों ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि तीनों सहयोगियों की सुरक्षा के लिए एक साझा प्रतिबद्धता है। तुर्की ने विशेष रूप से कहा है कि इसका लक्ष्य ईरान या किसी अन्य देश को बनाना नहीं है। निशाना बनाना। हम्म। यह समझौता किसी सैन्य धुरी या सांप्रदायिक अथवा धार्मिक गुट के निर्माण की दिशा में भी नहीं बताया गया है। इसी प्रकार इसे परमाणु हथियारों या हथियारों की होड़ से जोड़ने से भी इनकार किया गया है। इसकी बजाय तीनों देशों ने टिकाऊ और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताएं विकसित करने पर जोर दिया है। हालांकि समझौते की व्यावहारिक व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। मसलन किसी सदस्य सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में अन्य 2 देश किस स्तर पर और किस रूप में सहायता देंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में विस्तृत व्यवस्था आगे होने वाली बैठकों और आपसी बातचीत के माध्यम से तय की जानी है। इसलिए एक पर हमला सभी पर हमला का सिद्धांत राजनीतिक रूप से स्पष्ट होने के बावजूद उसकी वास्तविक सैन्य परिणति अभी देखी जानी बाकी है। इस समझौते के पीछे तीनों देशों की अपनी अपनी रणनीतिक आवश्यकताएं हैं। सऊदी अरब के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और आर्थिक अवसंरचना तथा क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल के क्षेत्रीय संघर्षों और हमलों ने उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ाया है। दूसरी ओर तुर्की के पास नेटो की दूसरी बड़ी सैन्य शक्ति होने के साथ तेजी से विकसित होता हुआ रक्षा उद्योग है। पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं हैं, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक सीमाओं से जूझ रही है। इस प्रकार तीनों देशों की क्षमताएं और आवश्यकताएं अलग-अलग होते हुए भी कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे की पूरक दिखाई देती हैं। इस समझौते का दायरा भविष्य में कितना बढ़ता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। यदि मिस्र या अन्य देश इसमें शामिल होते हैं तो यह 3 देशों के सीमित रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का रूप ले सकता है। इस नए समझौते की वास्तविक प्रभावशीलता पर प्रश्न भी उठते हैं। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। उसमें भी दोनों देशों पर होने वाले आक्रमण को एक दूसरे पर आक्रमण माना गया था और संयुक्त डिटरेंस को मजबूत करने की बात कही गई थी। इसके बावजूद बाद में क्षेत्रीय संघर्षों और सऊदी अरब पर होने वाले हमलों के दौरान इस समझौते के आधार पर किसी व्यापक संयुक्त सैन्य कार्रवाई का उदाहरण सामने नहीं आया।
इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, किसी समझौते में सामूहिक रक्षा का सिद्धांत शामिल होना और उस सिद्धांत के आधार पर वास्तविक सैन्य कार्रवाई होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यही प्रश्न मक्का समझौते के सामने भी रहेगा। किसी सदस्य देश पर भविष्य में गंभीर हमला होने की स्थिति में क्या अन्य देशों दोनों देश वास्तव में सैन्य सहायता देंगे? यदि देंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा? सैनिक, हथियार, वायु रक्षा, खुफिया सहायता या केवल राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन? इन प्रश्नों के उत्तर ही यह तय करेंगे कि मक्का समझौता केवल रणनीतिक संदेश और डिटरेंस का साधन बनकर रह जाता है या वास्तव में एक प्रभावी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के बीच सऊदी अरब अब अपनी सुरक्षा को केवल बाहरी शक्तियों पर निर्भर रखने की बजाय क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अपनी स्वतंत्र और सामूहिक सुरक्षा क्षमता विकसित करना चाहता है। मक्का समझौता इसी बदलती हुई क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा इनके मोटिव क्या है। मोटिव क्या है? क्योंकि ऐसे ही हमने तो रक्षा के लिए किया, ये बात बनती नहीं। मेरा पंखा चालू करिए, एक मिनट धीरे चालू कर देना। हाँ, ये कुछ क्या ये करेंगे नहीं करेंगे, ये बातें इनका जो आज तक का व्यवहार है वह उनसे खुद तो हम विचार कर ही सकते हैं। और हमारे लिए इसका क्या मैसेज है? इस पे मैं चाहूंगा कि सब अपने अपने मन में जो बात करो। यार समय के मैंने आपको एक जनरेशन को कोई एक शेड्यूल बनाना चाहता हो। वो तो साफ साफ दिख रही है। रियलिटी शुरू करेगा तो बहुत मिलता हाँ है ना। हाँ, शिया अलग कर देगा मतलब क्या दोनों। इस्लाम का नाम पर ये जब की संभावना बता रहे हैं इस्लाम का नाम पर ये इस्लामिक कंट्री को वैसे तो है ही वो 62 या 60 या 62 कंट्री है ही। ये तो कम से कम मिडिल ईस्ट का तो ओआईसी तो है ही उन्होंने ये दोनों इस्लामिक कंट्री। उसमें रक्षा समझौता नहीं है ये। उनमें से ये था खेला गया है। संगठित होने का प्रयास तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सक्सेस हो पाओगे ये डाउटफुल है। हैं? ये प्रयास तो बहुत अच्छो है, अच्छा संगठित होने का प्रयास अच्छो है, अच्छा है। संगठित होने का तो प्रयास तीन चोर अच्छे, तीन चोर इकट्ठा हुए हैं, अच्छे रह गए वो। संगठन के लिए तो अच्छे का वो अच्छे कह रहे हो वो। ये चोर चोर बदमाश इकट्ठा हो गए थे, हमारे नाम है तो कहते संगठित तो बढ़िया काम। संगठन क्या को नहीं, लेकिन ये संगठन ये सक्सेस भी को नहीं हो सके, यह बात भी साथ नहीं नहीं नहीं। ये और ये तो तीनों आप भाई वो तो साफ साफ है, ये सेल्फिश नहीं है। हैं? चालों का तो फायदा मिल रहा है। सऊदी अरेबिया का ना लड़ने के लिए सिर्फ आई नहीं, क्योंकि बाका पर कोई आदमी लड़ने के लिए मन न जाओ सऊदी अरेबिया का। और तो भी है लेकिन अब प्याज भी ज्यादा ड्रिंक कर लेकिन टर्की तो नाटो का सदस्य है, तो बाकी सुरक्षा की प्रॉब्लम है। टर्की की कोई प्रॉब्लम नहीं। यूज करने के लिए कर तो फिर कोर्पोरेट हथियार हथियार नहीं है बाकी कोई। नाटो का ही है बस। अब यूरोप में घना ही लड़ने तैयार है, तो कोई हथियार हथियार तो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा ही कोई नीचे वाला पश्चिम वाला। तो देखा अपन नाटो में होगा आप लोग कौन आवा है बस। है जी ना, अमेरिका का नहीं, अमेरिका का नहीं, कोई टर्की का नहीं खड़े साहब। हथियार तो चाइना बेचे, रशिया बेचे। अब तो रशिया का भी कौन है। इंडिया थोड़ा सा बेचना शुरू किया है।
बाकी यूरोपियंस के ना भी ज्यादा हथियार कोई है कौन देखने की। अमेरिका का था वो दे रहे हो कौन। नहीं ड्रोन तो बता रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ड्रोन उधर भी तुर्की इधर है। ये ड्रोन है ना, ड्रोन तो खूब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ड्रोन तो सबसे बढ़िया यूक्रेन का है। वहाँ पर ये लोग करते हैं। हैं? नहीं कर रही है पर बाकी क्वालिटी को ना यूरोप में खुद में नाटो पर नहीं कौन। अमेरिका जो वैसे यूक्रेन में का इसे मानते हो। तो टर्की का ना खड़े था ये वो। ईरान का ना जो था वो ईरान का ना था। है बाकी वहाँ का जवाब नहीं था। है जना यूक्रेन से है कि नहीं ये कि भी अमेरिका का वो जवाब कौन था यूक्रेन आता जवाब। क्यों रशियन दे रहे थे ईरान तो शुरू से रशियन दे रहे। रशिया माने यूक्रेन। टर्की को मोटिव को देखना पड़ेगा कोई। ये मुश्किल है समझ में। हथियार बेचने में दुकान नहीं भी कौन रोक गए। रक्षा समझौते की आवश्यकता ही कड़ी पड़ी है। हथियार बेचने में कौन रोक गए। रक्षा समझौता होने से तो हथियार की कम जरूरत रहे क्योंकि टर्की के ना आपने के नहीं है हथियार को बेचने को टर्की को कोई न तो मैं कहना है न कोई जो मोटिव हो उसका टर्की को मोटिव क्या है। मैं भाई ईरान से भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्की का वो ईरान में सपोर्ट करे। सऊदी अरबिया से लड़ाई थी कात देखें पत्रकार ने हमारे सोचे कि टर्की बहुत ज्यादा बकरीलियों के खिलाफ न्याय के खिलाफ एक्शन सऊदी अरब के खिलाफ। Probably because Turkey is now isolated in the sense Europe, but Turkey is the only Muslim country and being more fundamentalist. ये मतलब शुरू से ही है हाँ नहीं, कोई नई बात नहीं। see, but now the fundamental, there was a liberal, supposedly liberal government. Fundamentalists said to the side. So they want to probably draw closer to the Islamists. एक तो ये आदमी कट्टर इस्लामिस्ट That's what I'm saying. ठीक है ना। What- हाँ यह देखनी पड़ेगी कि मेन ज्यादा साइकोलॉजिकल है कोई एक मिलिट्री को फायदा दो या कोई सुरक्षा की प्रॉब्लम है क्या नहीं है। I think that's where जो कट्टर इस्लामिस्ट है वो ये चाहे कि मुसलमान सब एक हो जाए ठीक है ना। जो इंडिया से ना कोई दुश्मन है जो चाहे कि भाई इंडिया में तुर्की आया था बाहर से हमारो ही राइट छोड़े थे फिर इंडिया में आके सब मुगल तुर्की था तो अभी भी वो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करे। तो पाकिस्तान के साथ में कि भैया है सऊदी अरेबिया है जिसके समय के पहले तो गड़बड़ी थी पर अब तेल वेल ट्रकी का तो है कौन। टर्की को तो कोई डिफेंस को तो कोई मोटिव नहीं। people to Islam. मगर तो इस्लामिक विचारधारा सही है मेन बात इकोनॉमिक या कोई मिलिट्री को फायदा वगैरह। पाकिस्तान तो पुअर कंट्री है अपने देश के लिए वो क्या है कोई नुकसान की चीज है बढ़िया को नहीं है यार।
लेकिन देश में यह मिलेंगे कि अपन भी संगठित होना चाहिए जब ये लोग संगठित हो आप कैसे हो वहां से यही तो सोचने की कैसे हो वहां पर आपने डोल है पाकिस्तान से तो बढ़िया ही है। नहीं आपने कैसे हो जिसमें आप सिर्फ एक दूसरे ने मारा खाया वहां बीच में रसिया से हो सके पर तो बस भाषा के हिसाब से रशिया ने किया लेन था रशिया था गाँव में बिल्कुल रशिया तो जमाना के साथ जागो पेट्रोल 90 के साथ है चाइना के साथ जागो चाइना पर तो डिपेंडेंट हो भाई जब पाकिस्तान के मामले में रशिया एक बात बोल रही है पूरे पाकिस्तान से रखा है वो और इसराइल भी भारत से बहुत बढ़िया है। इसराइल है वैसे भाई तो करने की जरूरत ही कौन बता सके है वो तो पूरी दुनिया है बाकी कोई भी नहीं इसराइल और वो तो यूएस को भी फिर है यूएस को यूरोप से जाए खिलाफत करने में पूरी सारी इंडिया के लिए तो पाकिस्तान के पास डिफेंस पूरी सारी जमीन है ठीक है बाबा की कमी पूरी होगी और मैंने हथियार चाहे तो तुर्की दे वो फिर पाकिस्तान को इंटरेस्ट तो साफ है पाकिस्तान क्यों करे जी तो समझ में आई पाकिस्तान के ना तो ईरान से प्रॉब्लम है ना और कोई से प्रॉब्लम मगर दुश्मन तो हिंदुस्तान है बताएं के खिलाफ है। तुर्की के लिए कोई भी जो नॉन मुस्लिम है बाबा के लिए क्यों मतलब इस्लामिस्ट सऊदी अरबिया की भी यही है जो आदमी थोड़ा सो बदल देता है जो आपको इंटरेस्ट देखा है जो आदमी बोल सऊदी अरबिया के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वह लोग डिक्टेटरशिप कर रहे हैं ठीक है ना तो वन है मिलिट्री की सपोर्टर बस है तो वन सबसे बड़ी रिस्क है जी और बाहर से नहीं आपकी पब्लिक से है यूएई है ये है सब ने जॉर्डन है सब ने रिस्क आपकी पब्लिक से है। ये डिक्टेटर है इजिप्ट भी शामिल हो सकता है इजिप्ट में भी डर है वो भी डिक्टेटर है तो उनका डिक्टेटर ही है हाँ फिर अभी सब दोनों तो पूरा डिक्टेटर है ही तुर्की सऊदी अरबिया पाकिस्तान में मोटी मोटी मिलिट्री को चल रही है डिक्टेटरशिप इजिप्ट में है ही तो हिंदुस्तान के लिए तो ये खराब है तो इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो जाए तो बड़ी बात नहीं तो आपके लिए और खराब होगा सारे लिए बहुत दिक्कत है बल्किस्तान वगैरह पर रिटेलियन वगैरह टैक्स हो हुई बनी इस कारण कभी सोचे कि आउटसाइड हेल्प मिल जाओ नहीं एकदम हेल्प नहीं मिला हम तो खाली सिंगल कंसर्न है क्रिकेट पर इंडिया से है मतलब बस कोई भी नहीं। और बताओ कुछ है नहीं बस सिंपल है सऊदी अरब से भी शामिल जाएगा बस है वहाँ मिल जाएगी हेल्प मिल जाएगी पाकिस्तान के लिए तो बढ़िया है सऊदी अरबिया के लिए बढ़िया है तुर्की के लिए सिर्फ एक ही बात है कि वो इस्लामिस्ट है कट्टर मुसावा के मुस्लिम देश एक हो गया है अरबा आपा लीडर रहा तो आपने ये भी बताना चाहिए इतिहास के है ये सब मुस्लिम कंट्री था इजिप्ट सऊदी अरबिया सीरिया टर्कमेनिस्तान ये सब तुर्की के है हाँ कायर में तो भाई था
गुलामी थी। ओटोमन एम्पायर इजिप्ट में, इजिप्ट तक सो ग्रीस, ये सारा ओटोमन एम्पायर का अंदर होता। वो टूटियो जब थे वो खलीफा ने हटाया बेटे, वही तो खिलाफत खलीफा था आंदोलन छोड़ते तो ये अंग्रेजा ये सब मिलकर ने हटाया तोड़ो बन। तो टर्की के जो पुराना है मेरे थे, तो जैसे हिंदुस्तान वाले बात करते हैं इंडोनेशिया हमारी थी, वो थी हमारी, तो टर्की के सब तो हमारे थे। हाँ, बहुत वर्षा तक 500-600 वर्ष तक ये राज करे हुए थे। तो आप ग्रीस में टर्की के बारे में पॉजिटिव बात कर नहीं सकते, ये तो सिर फूटेगा। ये 400 वर्ष तक वो टर्की के ओटोमन एम्पायर में थे, उनकी जान निकाली मुसलमानों ने। तो दे हेट, यूरोप वालों ने तोड़ के उसको, इजिप्ट के सब चीजें फ्री हुई, टर्की के अंडर में थी। From Hungary to North Africa and the Middle East. So the man of like this in 16th century. ये था। 600 वहाँ तक है। तो टर्की का तो साइकोलॉजिकल ज्यादा है, पाकिस्तान का वो भी है, सऊदी अरबिया का वो। पहले आप लोगों को पता हो स्वेज कैनाल की प्रॉब्लम थी ना, तो यूएआर बना था, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, इजिप्ट, इराक और सीरिया तीनों मिलके जो, और इनका हेड था गमाल अब्दुल नासिर, नासिर उनका हेड। वो भी एक हो जाए इजराइल के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक होने में, तो वो फिर चलना नहीं टूट गया। ये तो अगर मुसलमान देश जैसे इनकी पिटाई हो रही है सब जगह, वो होगी तो ये एक होने में, पर्टिकुलरली डिक्टेटरशिप होगी तो एक हो ही जाए कि अपने रक्षा करना है। इसराइल की एंटी, दोनों इसराइल से बिल्कुल कुछ नहीं। पहले टर्की का इसराइल की दोस्त, टर्की हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ, वहाँ इस्लाम की बात करने से भी आपको घिरा, आप ये लगा नहीं सकते, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी पैर नहीं सकती थी कि आप पहले कम तो जेल में जाओ, ये हालत थी। अभी अभी मेरी याद नहीं, अभी 10-20 मिनट, अब ये इस्लामिस्ट आने थे, और इजराइल का पक्का दोस्त टर्की, कि वो इनसे सबसे अलग था। वो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को बिल्कुल नहीं, तो कमाल पासा था, उसने कहा कि दाढ़ी उपाड़ लो, तो दाढ़ी कटवा दी, वो सब फेंकवा दी। जो कोई भी बात करे इस्लाम की, कोई बात पिटाई करवाए। वो टर्की का वो ट्रेडिशन था, बड़ा सेकुलर कंट्री था, ये थे कि यूरोप की नकल करोगे। अब वो वापिस ये तो यही है, और तो क्या इसके अंदर है बच्चे, इसका मेन काम तो इजराइल हाल दो ही के खिलाफ है, और तो किससे लड़ेंगे। कि जैसा माइंडसेट हो मुस्लिम कंट्रीज का हो, और ये सारे कंट्री अगर सारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी थ्रेट है इवेंचुअली। मालूम है तुम्हें क्या है,
नहीं कर सकते। दम नहीं है। सबसे ज्यादा तैयार हो ही रहते हैं। हाँ है, पर अकेले चाइना का भी मुकाबला ये नहीं कर सकते सारे मिला के। फिर भारत कम थोड़ी चाइना हाँ, चाइना को मुकाबला को इसने ना पाया कम थोड़ी। बाहर भी, बाहर भी क्या तो चोरी करने जाना है, हथियारा में भी चोरी करे, बम में भी चोरी करे, अब देखो कितना जासूस पकड़ा जाए रोज। भारत तो 2-4 महीना भी कौन लड़ सके, क्योंकि करेक्टर ही कोई नहीं। सैगोन के अंदर साउथ वियतनाम के पास डबल ट्रिपल तो फौज थी, हथियार था, पीछा था अमेरिका की सपोर्ट, तो 2 महीना भी कोई करने। अफगानिस्तान में देखो कितनी बड़ी मिलिट्री, कितनी चीजा, कितना हथियार दे रहा है। हिंदुस्तान तो कंडीशन में है। हिंदुस्तान के पास तो खाली हवा हवा है, किसी का आदमी में देश में करेक्टर नहीं है, वो ये लड़ो। रशिया जितो बड़ो कंट्री, यूक्रेन के चीज है मेरे सामने, बम करेक्टर, बम करेक्टर। तो हिंदुस्तान रशिया को नहीं टिक रही, यूक्रेन का नहीं, छोटे कंट्री के सामने आप रुक चुका के पाकिस्तान तो बड़ो है, आप खड़े टिक से कहा के सामने। अगर मैं दुनिया लड़नी आदमी हो देश में तो आपको नहीं टिक सकते। तो आपने तो खाली साउथ वियतनाम किया कि जो ठीक है, देखो कि कितो बड़ो वियतनाम के अंदर, साउथ वियतनाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, अरबा में सारी उधर वही से लड़े था। नॉर्थ वियतनाम आना कहने तो खानदान न हथियार, अमेरिका नेपाल बम गिरे, अमेरिका का P-2 बॉम्बर्स, अमेरिका के नीचे पीछा पाने दे रहे हो, खोज दे रहे हो, प्रभा के अंदर तो लगन थी आम शाम अफोर्ड कर कौन सके। अफगानिस्तान में रशिया भी कौन कर सके, तो अपनी कंडीशन तो बहुत माड़ी है। अपने मैंने तो पेशेंस है ना कोई और चीज है, फिर पहुंच गया तो 1 मिनट में स्वार्थ का तो बदल जाएगा। देखिए जो आप बोल करे हमें तो क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय की भावना रुपये की चीज हमें है ही कौन, अंदर कुछ नहीं, कोई भगवान की कृपा से कोई अजय तो नहीं, लागत कौन है के लिए आपने तो कोई ताकत, सब बेकार है। हथियार भी अपना रिकॉर्ड ये थी, हथियार सारा जो टेररिस्ट था पहले ये नक्सलाइट से आकर सारा था हथियार, वो तो ना अपना को राकेश जी की बुआ को समझ, वो सब बिटे समझे हथियार पाकिस्तान बोले मैं निकाला तो मैं पीछा देना पड़े, हथियार पाके खड़े था, हथियार मिलिट्री का नकली दुकान देते मिलिट्री ने, बस 10 मिनट की उसका बने को देश के लड़को। आंख अंदर तो कोई मुसलमान महास्वार्थी है, तो पाकिस्तान की पकड़ है, आगे कोई, आगे कोई धर्म आदि नहीं। अजय आने कोई दबाव थोड़ी है, जो पीछे भी मुसलमानों की खुशामद आपा करता है पीछे वर्ष तक, मुसलमान ही बढ़िया है ना आपने से ज्यादा, तो आपने साथ में किए हुए कि टर्की में जाके बात तो करो, नहीं बने ग्रीस में जाके बात तो करो टर्की की। मैं एक बार आ रही तो कनाडा से, रास्ते में एक आदमी बैठू, वो साइप्रस को, जब वो मेरे से थोड़ा सा
And the woman of you, I am very afraid. मैं तो समझा why? Cyprus is my country, but I am frightened. Why? They hate me. Because who? The Greeks. Because Cyprus is Greek. But I am Turk. I am Turk. So they hate me. I can get killed. So I am very तुर्की में बिल्कुल तुर्की में टॉयलेट पहले ही को बिल्कुल ये होने के पहले कोई उनको कंफ्यूजन था इस बारे में। तुर्की में तो करीब बस 10 गुणों काम उठे करीब मुझे समझ में नहीं आया। तो आप लोग क्या बिखरे ना अपा कुछ बटोर रहे सुख बटोर रहे कर रहे सारा को यही तो सिद्धांत लगावा आप सिद्धांत तो वो लगावा जो महामकार है जिसने समझ नहीं है वो सिद्धांत की बात करे समझदार आदमी तो देख ले कि सच सच्चाई का ठेर वक्त है सिद्धांत में तो सच्चाई आओगे नहीं किसी तो टच करके जाओ सिद्धांत में कोई भी सिद्धांत में से ज्यादा देर फॉलो करोगा तो झूठ हो ये खास बात है। आपा भी मैंने फॉलो को नहीं करा नहीं तब तक मर जाता तो भाई देवे सिद्धांत भाई खाली ये देखा या कोई बढ़िया बात है। आपने करेक्टर श्री कृष्ण को देखो पूरे सिद्धांत से मतलब ही कौन कोई लेन देन नहीं कोई लेन देन नहीं तो सिद्धांत बदले द्रौपदी ने नंगी करवा वाला कपड़े से सिद्धांत मान रहा क्या पांडवों में सिद्धांत ले रहा धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य मैं सब सिद्धांत ले रखा विश्व पिता में बताओ एवं शांति खेलेंगे एवं सिद्धांत में कह दो सिद्धांत तो फालतू कोई टाइम में थारी कोई महाबकवास वृत्ति आवे बस रोकने के लिए सिद्धांत काम आ जाए नहीं सिद्धांत सिद्धांत फॉलो करना महाबकवास है कौन सी सत्य के ऊपर थाना ट्रेस करना चाहिए सिद्धांत तो सही सीधी लाइन खींचे अजी यो कर्म ही है तो वो सीधी लाइन खींचे जनाब तो एक पॉइंट पर मिल बाकी सब हो ये पक्की बात यह बहुत समझावा है महावीर में समझाता तो जो आदमी बदमाश हो वो या नपुंसक हो वो सिद्धांत की बात है तो बात यह बात है सही बात है अरे आपने तो अभी देखो मुझे FCRA बढ़िया है और इसके प्रावधान विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट 2010 यानी FCRA भारत में विदेशी स्रोतों से मिलने वाले धन वस्तुओं या अन्य अंशदान फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी अंशदान का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार हो और उसका प्रयोग भारत की संप्रभुता सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल गतिविधियों में न किया जाए। किसी भी पात्र संगठन को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए FCRA के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो कांग्रेस को विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 मुख्य रूप से उन स्थितियों से संबंधित है जब किसी संगठन का FCRA पंजीकरण समाप्त हो जाता है। यह स्थिति रद्दीकरण कैंसलेशन नवीनीकरण न होने नॉन रिन्यूअल या स्वेच्छा से पंजीकरण वापस लेने वॉलंटरी सरेंडर
जैसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मामलों में विदेशी अंशदान से बनी परिसंपत्तियों एसेट्स की देखरेख के लिए एक निर्दिष्ट प्राधिकरण डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंजीकरण समाप्त होने पर ये परिसंपत्तियां अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण के नियंत्रण कंट्रोल में रहेंगी। यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल हो जाता है तो परिसंपत्तियां और अप्रयुक्त धन वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा उनका उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन में या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि इनमें कोई पूजा स्थल शामिल है तो उसका धार्मिक स्वरूप बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में एफसीआरए उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव भी है। साथ ही प्रभावित संगठन को 90 दिनों के भीतर पुनर्विचार का अनुरोध करने और उसके बाद जिला न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में पंजीकरण रद्द होने पर परिसंपत्तियों के निपटारे का प्रावधान तो है, लेकिन उनकी देखरेख और प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। यह विधेयक उसी प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने का प्रयास करता है। विधेयक को लेकर चिंताएं। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था और अब 12 अगस्त को इस पर चर्चा प्रस्तावित है। विधेयक के प्रावधानों को लेकर विपक्ष और कई ईसाई संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। विपक्ष की मुख्य चिंता यह है कि एफसीआरए पंजीकरण समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान से बनी परिसंपत्तियों पर सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का नियंत्रण हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में ये परिसंपत्तियां स्थायी रूप से उसके पास जा सकती हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार को संस्थाओं की परिसंपत्तियों पर व्यापक अधिकार मिलने और न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित होने की आशंका व्यक्त की गई है। ईसाई संगठन Nation. So they don't belong to the organization which has them. They still belong to those people. Yeah, it belongs to that organization because that organization has received the money. कोई गवर्नमेंट के लिए थोड़ी दिया पैसा, फिर लोग तो के लिए पर्पज के लिए माता कोई मंदिर बनावा, तो कोई डिवोटी बदे रहा के लिए। I'm trying to understand what it. So basically, if supposing X organization from abroad gives money to Y organization in India, and Y organization builds something with that money, building, so X outside the organization doesn't have any authority over that. So even if they're वाई की बात है ना, वाई ऑर्गेनाइजेशन छीन ले जाओ, एक्स से नहीं। तो Y तो इंडिया को ही है ना। वैसे की मतलब कोई भी हो, बात तो यही है ना, अगर थारो वो कैंसिल हो है ताको करण जो है वो से मिसयूज कर लिया था, बपी थाने से बदमाशी कर लिया था, ठीक है ना, के लिए बाप पसंद मिसयूज करोगा तो मेरे ना इंडिया में बनेगा लोग नहीं तो पीछा दे रहे हैं। हाँ, तो कई मिसयूज किया जाता है, सब लगी पर संपत्ति भी थे करीब ठीक है, बंद कर दियो, बंद कर दियो, है लेकिन तुम्हें मिसयूज कराएगा, बड़ी बड़ी चीज निर्माण कर दी थी। तो कोई होता है कंप्लायंसेस पूरा करो एफसीआरए का। नहीं, मान लो 6 और कैंसिल हो और रिन्यू नहीं हो सका, भाई रिन्यू आइए कौन उसके वास्तव में मिसयूज करिए तो रिन्यू तो हो नहीं सके, जना बस संपत्ति से यूज को नहीं प्राधिकरण यूज कर जाएगा। सारो जो अगर चर्च है या गुरुद्वारा है या कोई है तो वो गया वो यार उसको या मस्जिद है, मैंने कोई इंटरफेयर नहीं करो, मन की रक्षा के लिए। तो मतलब ये एक तरह से कि आदमी जरा सो भी मिसयूज करेगा, बना यो डर रहा हो वो या अपनी अभी तक सब चली जाएगी, नहीं तो वो कहते क्या करेगा, क्या कर लेगा आपने, बस आपने भी करो शाया को कोई काम कन्वर्ट करो बस। अब मैं देखा कि आपने सालों में सब चले जाओ, चर्च वगैरह सब आगे चले जाओ, मैंने मेंटेन रखा पर वो तो खत्म हो क्यों
ईसाई संगठनों की विशेष चिंता चर्च और धार्मिक संस्थाओं की परिसंपत्तियों को लेकर है। हाँ, उनका कहना है कि विधेयक और उससे जुड़े नियमों को व्यापक विचार विमर्श के बाद ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए तथा उन्हें भविष्य से लागू किया जाना चाहिए। उन्हें आशंका है कि यदि प्रावधानों का पूर्व प्रभाव हुआ तो पुराने प्रक्रियागत मामलों के कारण ईमानदारी से काम करने वाले संगठनों को भी परेशानी या दंड का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा ने भी विधेयक के संभावित पूर्व प्रभाव को लेकर अपनी आशंका गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी। शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि विधेयक में कोई रिट्रोस्पेक्टिव प्रावधान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य विदेशी अंशदान और उससे बनी परिसंपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ी मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक कमियों को दूर करना। कोई इतनी बड़ी बात है ना। पर ये है कि जो कुछ शुरू करे ना, डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ना कोई दम रहो। वहाँ की एक सिंपल लगी हुई गवर्नमेंट फोर्स पे। अब ये तो सुना आपने, वक्त को वक्त में कुछ कोई खास कर नहीं, सब डाइल्यूट। ये कौन बात है, सिंसियर है ही नहीं। न आकर अंदर बात गट है जिस कर सके। ईसाइयों को विरोध क्या देते, ना तो वोटा भी भिखारी ने वोट चाहिए। ये तो जैन जी ने भी कहा कि हम केरला का ऑलरेडी आपको क्या है भाई, मैं क्यों ये कुछ भी करना आपके सत्ता में बना रहा ये क्यों भी करते અહીંયા का आदमी हो तो मीर फिर ऐसा की लड़ाई करेगा तो मिल जाएगा, मिल लड़ाई सब मिल लड़ाई कुछ नहीं, कोई जमीर हमारे सत्तापक्ष बिल्कुल ही हो रहे हैं आपसे कंप्लीटली होने की पूरी है ही नहीं। अब आजादी की खोज में जो आदमी था वो तो सेना से गेड़ा बाकी खेत तो सामान है। एक आदमी गुलाम बको देश अंग्रेजा की गवर्नमेंट पर करनी से पड़ी, दूसरा का टुकड़ा पर तो बची हुए आजादी की खोज में क्या था, कुछ भी नहीं। तो सोच विरोध में बेचारा दूसरे देश में रह के कर लिया, इकट्ठा कर लिया, बाकी ने क्या चीज है। बस देश में पकड़ा गया जापान द्वारा, मैंने पकड़ लिया, बाकी ने कोई चीज बंद होगा कि मिल के बस है ना। तो इंग्लैंड ने सबसे बड़ो चैलेंज उठेगा। मैं कई जो एक्सपर्ट था हिस्टोरियंस को बोला, न तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, न सेकंड वर्ल्ड वार, न नेपोलियन, न लुलू को विद्रोह, न इंडिया को 1857 को इतो भयंकर युद्ध मारे को कोई माँ को बेटर 70% आदमी कहीं को सबसे खतरनाक बेटर इंग्लैंड ने तो लड़ना पड़े कोई माँ को अगेंस्ट आजाद को के तो अंग्रेजा की आ रही तो अच्छा है सारो हिंदुस्तान बाकी कुछ भी करना। पर जापान वाला कई चीज थे तो लड़ाई देव फिर कौन सा होगा है छे अँ सागरियो नाम लड़ाई में बोले ना ये हमारे अंडर में आ जाओ सामने जाओ बोले हमारे देश के लिए लड़ाई नहीं करा। हाँ थे मैंने मटेरियल सहायता देश को जी की जरूर हमारे अंडर में लड़ना चाहे तो आ जाओ, कमांडर तो भाई मारो ही रहो। ए ट्रम्स के ऊपर में लड़े अंग्रेजा का छक्का छुड़ाने। सिखा को धारो इतिहास कि 500 सिख है, 4000 मुसलमान माने के दिया बबलिया से लड़ाई करना तो सब बच जाएगा, ऐसे बच जाएगा जो बाको एस्टिमेट बता रहे हैं। सिख तो इतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं भाई 1 से 1.25 लाख लोगों की मराठा कंजरी में बस शिवाजी ब्रिज तो मराठा जी मिले। शिवाजी जाने के बाद पीछे वो संभाजी था ना, बाकी था अत्याचार कर ये मराठा बहुत ज्यादा खा रखा था। बाकी बाद में बटी नहीं बनी पेशवा जो बाजीराव पेशवा पहला दूसरा तीसरा है। बाकी बाद में सब दिखड़ गया आप श्री के स्वार्थ में बात कुछ बदला रहे थे
इंडिया जो पावर है मराठा हैं? राजकोट से ना, राज तो मराठा से ही हो, मराठा का अंडर नहीं तो हाँ मराठा के थोड़े पर जो मुगल राजा था वो भाई वो बाजीराव पेशवा सेकंड जो था ना, मैंने बोले गुन्नी बोले को छोड़ो, बोले तेरी क्या प्लानिंग है, बोले बंद हिंदुस्तान पर कब्जा करता है पीछे बात। फिर यार ये फिर बताओ यार, फिर सोचो मैं टाइम में घोड़ा पर जाकर लड़ाई चार बोले पहले मैं हिंदुस्तान पर कब्जा करूंगा, अच्छी छापा होगा, बोले तेरे ये प्रोग्राम है करना, बोले पहले तो हिंदुस्तान पर कब्जा कर। बोले देख मैं दक्षिण में कजिन से वाको है, तो हैदराबाद में चल जाओ, तूने हैदराबाद में जाओ, फिर शिवाजी की दूसरी वाइफ मतलब बस आपको बोले ठीक है बैठे बन जाओ, बाकी तो सब यहाँ बाकी करते करी दियो। अब बताओ स्पिरिट है जी, तो नाम दे मराठा दिखाई स्पिरिट, सिखा दिखाई है, आखिर में सिख आके सारो कब्जा पंजाब पर करी दियो, अंग्रेजा ये लड़ने की मैं कौन सी सिखा से आखिरी में लड़ा के करो, अंग्रेज तो लड़ने के लिए तैयारी ना, रणजीत सिंह से बिल्कुल नहीं लड़ा। मैं बोले यार मेरे से डर के भागा माने ये था माने मेरे सामने कोई बोला है इंग्लिश होना चाहिए कहीं मैं तो मराठा से मैं मारे ना हूँ। आपस में मराठा मराठा और मराठा भी आपस में और सिखा ने भी कुछ दलीप सिंह आगोर रणजीत सिंह को जमीन नहीं हिंदी है हिंदी है हिंदी एआई की दौड़, विज्ञान, प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन। भूमिका। विज्ञान की प्रगति और तकनीक का विकास आज मानव सभ्यता को एक नई दिशा और अभूतपूर्व गति दे रहा है। मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को समझने और उसकी शक्तियों का उपयोग करने की अपनी क्षमता को जिस तेजी से विकसित किया है, वह मानव इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई दी। क्वांटम भौतिकी और उससे विकसित हो रही नई प्रौद्योगिकियां तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस परिवर्तन को और तीव्र गति दे रही है। लेकिन इस तीव्र गति का एक दूसरा पक्ष भी है, प्रकृति का संतुलन। वायु, जल, मिट्टी और जीव जगत, जिस गति से मनुष्य की तकनीकी शक्ति बढ़ रही है, उसी गति से उसके दबाव में आधा दिखाई दे रहा है। तकनीक का यह पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि मानव के विकास को गति देने वाली अन्य धाराएं भी उसके प्रभाव से अछूती नहीं रह गई हैं। योग, आध्यात्मिकता और मनुष्य के आंतरिक विकास की प्रक्रियाएं, जो प्रारंभ से ही मानव जीवन को एक दूसरी दिशा में विकसित करने का प्रयास कर रही हैं, आज इस तीव्र तकनीकी परिवर्तन के सामने अपेक्षाकृत धीमी दिखाई देती है। बल्कि वे भी कहीं न कहीं इसे बदलती हुई तकनीकी सभ्यता के प्रभाव में आकर इसके साथ बहती प्रतीत होती हैं। आज इस व्यापक तकनीकी परिवर्तन के सबसे प्रभावशाली रूपों में से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे सामने है। हम एआई को प्रायः एक डिजिटल तकनीक के रूप में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक विशाल भौतिक आधार काम करता है। एआई को चलाने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटरों की आवश्यकता होती है और इन डेटा सेंटरों के निर्माण तथा संचालन के लिए भूमि, बिजली और पानी जैसी प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। भारत भी एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार कर रहा है। देश में डेटा सेंटरों की क्षमता पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ी है और आने वाले समय में इसके और तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा विश्व के अनेक देशों में एआई के लिए आवश्यक डेटा सेंटरों का निर्माण तेजी से हो रहा है और इसके साथ ही उनके पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को लेकर प्रश्न भी उठने लगे हैं। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या तकनीकी विकास की इस तीव्र गति को रोका जा सकता है? और यदि नहीं, तो क्या हमें इसके हर विस्तार का विरोध करना चाहिए, या फिर आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान और तकनीक की बढ़ती शक्ति को प्रकृति तथा मनुष्य के आंतरिक विकास के साथ एक उचित संतुलन में रखा जाए? एआई और डेटा सेंटरों के विस्तार को लेकर उठ रही वर्तमान चिंताएं
इसी बड़े प्रश्न का एक व्यावहारिक रूप प्रस्तुत प्रतीत होता है। भारत में एआई और डेटा सेंटरों का विस्तार। भारत में एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेटा सेंटर उद्योग के विस्तार को भी प्रोत्साहित कर रही है। देश में कुल डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2020 में लगभग 375 मेगावाट थी, जो 2025 तक बढ़कर लगभग 1500 मेगावाट हो गई है। मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर जैसे प्रमुख केंद्रों के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। इस विस्तार का एक उदाहरण विशाखापट्टनम में सामने आया आता है। कंबाला कोंडा वन्य जीव अभयारण्य से लगभग 860 मीटर की दूरी पर स्थित तरलुवाड़ा गांव में गूगल अदानी ग्रुप के साथ मिलकर 15 अरब डॉलर की डेटा सेंटर परियोजना का निर्माण कर रही है। इस परियोजना के लिए 266.6 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। जिस क्षेत्र में यह परियोजना प्रस्तावित है, वहां लगभग 25 लाख लोगों की आबादी है। वहीं इस जिले में पानी की कुल आवश्यकता लगभग 480 मिलियन लीटर है, जबकि उपलब्धता लगभग 410 मिलियन लीटर ही है। इसी गांव में अगस्त में प्रधानमंत्री ने एएसआईपी टेक्नोलॉजीज की सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा की आधारशिला भी रखी। इसके लिए 30 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस प्रकार इस क्षेत्र में डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर विनिर्माण जैसी अत्याधुनिक तकनीकी परियोजनाओं का एक साथ विस्तार हो रहा है। इन परियोजनाओं के साथ डेटा सेंटर इकोसिस्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, विशेषकर बिजली और पानी को लेकर भी चिंताएं सामने आ रही। स्थानीय जनता और विभिन्न समूह इन मुद्दों को लेकर विरोध और आंदोलन कर रहे हैं। यह चिंता केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में डेटा सेंटरों के तेजी से विस्तार और उनसे जुड़े पर्यावरणीय तथा संसाधन संबंधी प्रश्नों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। अमेरिका में 18 जुलाई को 42 राज्यों में 142 विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में भी डेटा सेंटरों के विस्तार को लेकर विरोध और चिंताएं सामने आई हैं। इस प्रकार एआई के विकास के लिए आवश्यक डेटा सेंटरों का विकास एक और तकनीकी प्रगति की गति को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर यह बिजली, पानी, भूमि और स्थानीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर नए प्रश्न भी खड़े कर रहा है। इन्हीं प्रश्नों को समझने के लिए डेटा सेंटरों के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। हम देखो ये सारी जो आपने से लगे नहीं, ये अपने लायक था नहीं। ये सारा पेपर, ये तो कोई इश्यू ही नहीं। कोई आदमी आपको मारने के लिए आ रहा है, आपको यार ये जमीन खराब हो जाएगी, इससे हवा हो जाएगी, अरे उसको ये तो देखो उसकी नीयत क्या है, उसका वो क्या करने के लिए आ रहा है, वो देखने की जरूरत है। कोई वो कुछ से ये वो आएगा, इससे तो पेट टूट जाएगा, वो जगह यार ये कोई बात नहीं कर रहे हो आप। पर्यावरण अगर पर्यावरण का नहीं हो तो ठीक है क्या। इश्यू बेसिकली एआई की है हिंदुस्तान में, तो इसकी कंप्लीट अनविलिंगनेस है। 5 मिनट भी इसमें दिमाग लगाने को तैयार नहीं है। कोई इशू क्या है इसकी जो ऑलरेडी सामने आ गई, देखो 2 बातें फंडामेंटल है। एक तो ये कभी भी आपको कोई भी एक्यूरेट चीज नहीं देगा। डेटा के बस की बात नहीं, सच्चाई को कभी भी ले आए, न कभी से कैसा कभी हुआ है, न कभी हो सकता। सारे डेटा का मतलब क्या है, ये साइंस इंप्रेशन इकट्ठी की हुई है, फंडामेंटल बात है। इसमें कभी अच्छी चीज आनी चाहिए। एक आप एस्टिमेट करो ठीक है, तो ये एस्टिमेट गलत जाए ही जाए, इनएक्यूरेट तो होगा ही, और इट कैन बी डिवास्टेटिंग इनएक्यूरेसी। ठीक है, ये बात हम की भी, ये मान लो बहुत बढ़िया एनवायरमेंट भी फ्रेंडली है, सब बढ़िया है, पर ये आपको गलत सूचना देता है आपके काम से। आप जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, आपने 10 मोड़ तो सही ले लिए, एक गलत ले लिया, तो आपने छोड़। तो एक तो फंडामेंटली डेटा के आधार पर जो चीज की जाएगी वो सत्यानाश। इसमें जहां भी अप्लाई किया, इकोनॉमिक्स में किया, वहीं भी किया, वो सत्यानाश। यू बिकम ब्लाइंड, आप समझते नहीं, मूर्ख हो जाते हो आप। एक बात तो ये। दूसरी बात जो सबसे भयंकर है वो ये है
जिसकी हमें समझ होनी चाहिए कि जो जब भी आदमी को कोई भी विजडम की बात मैं नहीं कर रहा, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक नॉलेज का मतलब है किसी भी चीज के पास नॉलेज आते ही और उसमें डिस्कर्सिव उसको कोई मतलब ही कैन चूजिंग की कैपेसिटी लेते ही ईगो साथ में लग जाता। ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी। जब ही कैन चूज नहीं कर सकता तो क्या करेगा? पत्थर चूज नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, उसकी चॉइस बहुत लिमिटेड है। पर अगर वो चूज कर सकता है और उसका बेस ये नॉलेज है, तो ईगो बिल्कुल रा ईगो है विच विल बी मैनिपुलेटेड बाय वाइटल मीन्स, वो आए। पर एआई में वो ईगो आएगी, तो व्हाट दे विल डू टू आई, क्योंकि यू आर नॉट लिमिटेड टू यूजिंग देम only for executing certain things where they have no choice. As soon as you give them a discursive choice, as soon as you give them a choice to decide, मेन पॉइंट ये है ईगो का लपेटन हो जाता है। एंड देन मेरा ये अलग बात है। वो जब मशीन के तेरा मेरा हो गया, तो हाउ इज गोइंग टू सर्व यू? इट विल लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट वट एवर इट्स परसेप्ट, हाउ एवर रॉन्गली। आदमी कौन सा? nobody knows his own self interest. Most of us will make mistakes and suffer. अपने अपने शाना बोले गए ज्यादा शाना हो गए। वेरी वेरी केयरफुल, cut your throat. I am not saying they will become very intelligent or anything, but what will happen to you? It will be an unmitigated disaster. मतलब इसमें कोई बात, whether it is environment friendly or not friendly or whatever it is, it will be an unmitigated disaster. ये ABCD की बात है। If you look at consciousness, this thing nobody talks. अब इसने भी इतनी बात की है, गरिमा ने ये बात नहीं की। अब वो जो था ना अपना वो आखिरी का, वहां से आगे ये बात लिखेंगे जोड़ेंगे। ये सारा मामला भाई जो आदमी है मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा और उसकी नीयत है खराब और नीयत खराब होगी, है तो आप बात क्या कर रहे हो? उसको करने हर जगह बता रहे हो, सारे काम उसको दे रहे हो, उसकी नीयत है खराब, ये आपका क्या होगा? आपकी हालत बहुत बुरी होगी। वेदर यू सर्वाइव और नॉट वो अलग बात है, पर इसके एप्लीकेशन से आप जो दूसरे काम करोगे उनमें सबके अंदर ये चीज आएगी। इट विल डिस्ट्रॉय। इसमें कहीं भी गुंजाइश दूसरी बात की है नहीं, ऑब्वियसली। अब इनको ये तो जिनावर पता है। हमारी वो जब G20 का यहाँ हो रहा था इसके ऊपर, तो और तो यूरोपियन कंट्री भी कह रहे भाई इसकी देखो इसका नुकसान क्या हो जाएगा। इंडिया का बस सब जगह लगाओ, बस लगाओ जल्दी जल्दी, सारे सारे अप्लाई करो, अपने को कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। यू कैन सी लोग एकदम बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो इस तरह के जब जो लोग हैं, दे आर फेटेड टू बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी चीज आ गया, एक आदमी आ जाएगा, हाँ इसको भी सब जगह अपना सारा कर दिखा दो, सब इसको दे दो, विदाउट थिंकिंग कि ये मामला क्या है। तो अभी आप देखना, अनडाउटेडली होगा कि इसका कहर मचेगा। नॉट ओनली दिस, ये आपका गला काटेगा, और फ्री भी नहीं है, पैसे लेके गला काटेगा, फ्री नहीं है। अब शुरू में दिया फ्री आपके घर में घुसने के लिए, फिर कहते लाओ। इनकी रिपोर्ट एक्यूरेट कभी नहीं आए, मतलब डेटा के पास एक्यूरेसी है ही नहीं, टोटल फॉल्सहुड है। अरे अपने जब सेंस टेस्टिमोनी जो हम लोग करते हैं वही बेकार है, तो ये जो कलेक्टेड डेटा है तो बिल्कुल बिल्कुल सरफेस क्या, ये तो बिल्कुल बेकार है। इट कैन बी सोर्स ऑफ नथिंग। इनका तो सारा काम स्टेटिस्टिकल है, तो स्टेटिस्टिक्स के पास सामान क्या है? आप देखो स्टेटिस्टिकल ब्रांच में क्या खर्च है, वो तो एवरेज में कोई लेबर सेव करने के लिए है।
इससे कोई सही चीज काम पता चल जाएगा क्या? आप अगर वो डिसाइड करते हो, कोई प्रिसीजन, कोई इससे चीज, कोई बेसिक निर्णय करते हो, यू आर ए फूल। क्यों? ये तो उसको जानेंगे, उसने बता दिया तो बस ठीक। स्टेटिस्टिक्स में क्या है, वो कहते भाई, वो कह देखो चांसेस 95% इट विल बी लाइक दिस, 99 इट विल बी लाइक दिस। वो भी एक्यूरेट नहीं है। यहाँ तो ये कहने में ऐसा है, इनको ये सेंस ही नहीं है कि दिस इज ओनली स्टेटिस्टिकल and based on data which are entirely of knowledge. Now what they are going to do, look, where you made purchases, where you did this is, on the basis of that they will make an estimate. If they have a certain model, they say, she is like this, he is like this. On this basis you are organizing things. अनमिटिगेटेड डिजाइन, मतलब हमारा रियल मूवमेंट क्या है कि डोंट गो बाय सर्फेस अपीयरेंसेस, डोंट गो बाय एक्सटर्नल थिंग्स, द पर्सन should be able to see through and see what it is. And this is the reverse movement. You are already have no ability to see, and it will be even less than. You are substituting even a lesser thing, yeah, because it is convenient. The only thing is it is convenient. Nothing else. Convenient in appearance. It is not convenient. It is disastrous. But that you have to find out. And you will soon find out there is. Now this is, for this we don't need to have experiment. Those who are fools, they have to experiment. Then only they find out. हमें दिख रहा था. It is a disaster. ये इसमें बताओ मेरे को कोई दिक्कत है? और कुछ हो नहीं सकता है. And this is what needs to be said. ये बेटा, we must say this. वो तो छोड़ा था ना अपने मोस्ट इमीडिएट पॉसिबिलिटीज करके पिछले सेक्शन, इसके बाद में वी विल टेक इट फर्दर. ये आई करेगी, इट विल अनाइलेट. You see, you are substituting more and more greater falsehood to guide you. Already, with your senses and those things, the hostiles use them to misguide you. Another thing, third factor is human being, however bad he may be, there is a psychic being which stops him. Now, this far no further. ज्यादा से ज्यादा बदमाश डॉक्टर भी, he will not do certain things. This thing doesn't have anything. Even the most human being, if he is a human being, that means that he has a psychic being. He cannot go further. This thing will. It doesn't have soul. It has ego. It is inaccurate. It has no knowledge. All these three things, and then you are putting such a reliance on it of everything. There can be nothing more disastrous than this. बेटा मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? तीनों पॉइंट ये है ना कि 3 पॉइंट के अंदर जरा सा भी इंटेलिजेंस आदमी में हो तो वो करेगा लेट अस पुट सेफ गार्ड्स. इसको सुपरफिशियल चीजों में, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. भाई ये एक रिपोर्ट आ गई, भाई तुमने तुम्हारा मॉडल किया, ये रिपोर्ट है तो उसकी ये सर्वे की, स्टेटिस्टिक की सर्वे आई, अच्छा आपकी सर्वे ये है, ठीक, उसने किया ये है, इसमें ये किया, अब देखो मैं नहीं, ये नहीं, ये इससे ज्यादा नहीं, ये आ गया तो फाइनल. एंड दे आर डूइंग this is disaster because he is a glib talker. कोई आता uses nice phrases, he has nice languages, vocabulary है, everything is machine है. And he remembers वो 10-12 साल पहले से वो वहाँ ऐसा है, so you are impressed. श्रीवन ने कहा कि when Western science started,
train started here, other mills, and the Indians thought, how smart these people are. They have made something which goes so fast. Ha, so great. So what they say is the only right thing. So what they tell about the Veda, what they tell about Gita, what they tell about the Upanishad, that is the only thing. Satyanath. They are completely incapable of doing that. They have no sense of it. So because it has this enormous memory, it can tell you एक second में word बता देगी, vocabulary बता देगी, ये बता देगी. So you take guidance from it. You have lost your common sense. परमेश्वर जी कुछ बात 3 फैक्टरों को जवाब है क्या? तीनों को ही बंद नहीं, और 3 ये तो नहीं करेगा क्या? खत्म कर देगा. ये केवल कितने की चीज है? ईगो, इनएक्यूरेसी और लैक ऑफ सोल. Lack of soul. तो मतलब है कि इनएक्यूरेसी में इफ यू लिसन देन ही विल नॉट होल्ड बैक. मनुष्य तो रुक गया, वो 10 करोड़ आदमी ने मार के वो कहते यार एक बार मैंने नादिर से रुक जाओ, ये नहीं रुक. की चीज जो है, अब आप देखो, अगर आप है तो इसे देखो, इफ यू लुक एट दीस थिंग, और उसके बाद में आपका क्या रिस्पेक्ट रहेगा इन लोगों की? यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की थिंकिंग जो आप ना थिंकर्स है, ये है साइंटिस्ट है, फलाने, इनके लिए क्या रिस्पेक्ट रहेगा? दे आर डम हेड्स, दे आर एनिमीज ऑफ पीपल. जिनको बेचारों को नहीं समझ, उनको क्या पता? मेरी शाना से आदमी कह रहे सब अब सब कह रहे आपने भी यही लगा लो, आपने भी मैंने पूछ लिया मेरी लुगाई ठीक है कि नहीं, वो भाई बताओ, बेटर मतलब दे रहे हैं सल्ला, शुरू कर दो. और वो अपना आपकी बढ़ाई करेगा आपकी. हाँ नहीं, आप आपने जो बताया था वो फिर करके because why would you not an entity with ego is making of pisach. They are pisachik. और ये पिशाचों को घर में आप सारे एवरीवेयर, और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे इसी से, ये सब करेंगे. और ये करें जल्दी से अप्लाई कर दो सारा, क्योंकि पश्चिम से कुछ भी आ गया उसको जल्दी से सब अप्लाई कर दो, उसी को खा जाओ, उसी को ही दवाई ले लो, बीमारी आपकी क्या है कि नहीं है, बस वो पश्चिम से आई है. What are you talking about? And then you talk about intelligence. इंडिया बड़ा ग्रेट है. इंडिया को तो मरने के 1000 रास्ते इन्होंने चूज कर रखे हैं, हर एक इसमें से मार डालेगा. व्हाट इज सेविंग अस? हमारे ऋषियों का पुण्य, उनका पुण्य इतना बड़ा है कि वो हमारे लिए खड़ा है. आप उसका बदला चुका नहीं. वो पुण्य खड़ा है देश को बचाने, और कुछ नहीं. बाकी जीरो, बाकी सत्यानाश. In spite of all this, still that saving grace comes. माँ छोड़ देगी क्या? मैं कभी नहीं छोड़ी. फिर से हमारी सेफ्टी है. इसके सामने लल्लू बंधु है भी क्या? क्या तो यही करेगी, क्या और क्या करेगी, 1 मिनट में ठिकाने लगा दो. इतना तो हौसला रखना चाहिए. अब बुद्धि से बात करो तो कर लो. मैं तो डेटा के बारे में ही समझा सकते हमारे को, स्टेटिस्टिक्स के बारे में नहीं समझा सकते हैं. और जब भी चॉइस होगी है, और आपके पास चॉइस की कैपेसिटी है, तो ईगो आएगी. ऐसा हो ही नहीं सकता. एंड वी आर गिविंग द चॉइस, रीजन करके थिंक करके देखिए, दैट कम्स. एंड इट इज a soulless entity possessed of ego.
कुछ है मनुष्य के तो शरीर भी है उसको भी सेंसिटिव है मतलब मे बी लेस हार्ट तो बहुत सेंसिटिव है वाइटल भी सेंसिटिव है तो देखो नहीं तेरे को दया आई नहीं उनको दया आई क्या पता ही नहीं उनको कुछ नहीं दे हैव नो कंपैशन नथिंग cold calculation and this we are going ahead इसलिए आप देखो कि व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग्स है कोई इंटेलिजेंस नाम की चीज है ही नहीं ये बात आनी चाहिए अपनी इससे फायदा क्या है तो बेकार है इससे इन्वायरमेंट हो जाएगा इन्वायरमेंट दूसरा हो नहीं इट इज बेटर इन्वायरमेंट से मर जाए तो इट इज बेटर उसके हाथ से मरे उससे इट इज बेटर वो आपको कोई मारे उससे और आपको मिस ड्राइव करे आपकी वाइफ के बारे में हर की बारी बात होता है आप उससे सिर फोड़ लो या उसको बता दे वो आपसे सिर फोड़ ले या आपको फलाने आदमी इन सब जाने से अपेक्षा अब पानी नहीं मिला मर गए ठीक ये नट सेल में है और एआई में कुछ है नहीं ये तीन चीजें ध्यान रखो एक क्यों बेटा है विल यू राइट दम परफेक्टली वो उसके बाद में जो अपने आप करने वाली है वो उसके बाद में डिटेल में लिख दे समझा के है कि सुए को भी समझ है इंडियंस के अलावा कोई भी जरा सा भी इंटेलिजेंट हो तो समझ जाएगी यहाँ तो नहीं आएगी छोटे यहाँ मुझे एआई हो गई अब मैं मेरे देख रहा एआई मैंने कल रात को देख लिया था ना AI इसकी कोई बात करता नहीं है वो गरिमा में बोलने की ये उनकी बातें नहीं करते वो भाई थोड़ा सोचो तो सही क्या है मेरा डेटा के ऊपर मैं ये इंक्वायरी करता रहा गौरव से भी तो मुझे किस क्या जवाब मेरे तो डेटा क्या था तो सारा देखा हुआ